और फिर नेक्स्ट है ट्रॉमेटाइज्ड टीथ और उनकी मैनेजमेंट। तो यूजुअली जो दांतों में ट्रॉमा होता है उसकी जो उसने डिफरेंट कॉजेज़ लिखी हैं, वो स्पोर्ट्स एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स हैं, फाइट्स हैं, डोमेस्टिक वायलेंस है, इनअप्रोप्रिएट यूज़ है और बाइटिंग हार्ड आइटम्स हैं। तो उसके बाद उसने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है, जो उसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, वो ये हैं कि अगर आपके मैक्सिलरी टीथ का ओवरजेट ज़्यादा है, बल्कि ओवरऑल आपकी डेंटिशन का ओवरजेट ज़्यादा है, या आपके मैक्सिलरी टीथ प्रोट्रूजन में है यानी प्रोमिनेंट बाहर की तरफ को है, या फिर उनके ऊपर जो लिप क्लोजर है वो इनसफिशेंट है, आपकी जो लिप है वो शॉर्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके दांतों को ट्रॉमा के लिए आप कह लें प्रोन करती हैं या वल्नरेबल होती हैं या कर देती हैं। फिर उसने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ बताई हैं टूथ फ्रैक्चर्स की, जिसमें सबसे पहले आपकी क्रेज लाइंस आ जाती हैं। क्रेज लाइंस सिंपल है कि आपके क्राउन के एनामल पोर्शन के ऊपर माइक्रो फ्रैक्चर्स हैं, यानी एक तो कोई ऑब्वियस टूथ लॉस नहीं होगा इसके अंदर, और ये मतलब सीरियस भी नहीं है। एक्सेसिव यूज़ के साथ आप समझें कि उसके अंदर माइक्रो फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, बस इतनी सी चीज़ है ये। फिर कस्पल फ्रैक्चर्स हैं। कस्पल फ्रैक्चर्स यूजुअली डायगनली रन करते हैं और पल्प को इन्वॉल्व नहीं करते। कस्प से स्टार्ट होंगे, डायगनली रन करेंगे और आपके पल्प को इन्वॉल्व नहीं करते। फिर आपका क्रैक्ड टूथ आ जाता है। जो क्रैक्ड टीथ हैं वो आपके बेसिकली वर्टिकल फ्रैक्चर्स होते हैं, लेकिन इस तरह होते हैं कि सारे दांत के जो आपकी लॉन्ग एक्सिस है उस पर रन करके उसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते, यानी इनकम्प्लीट वर्टिकल फ्रैक्चर्स होते हैं। वर्टिकल फ्रैक्चर है लेकिन दांत आपका फिर भी एक पीस में पड़ा हुआ है। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है स्प्लिट टूथ। स्प्लिट टूथ का मतलब है कि कंप्लीट वर्टिकल फ्रैक्चर है, यानी आप समझें कि क्लूजल लेवल से वो स्टार्ट हुआ वर्टिकल फ्रैक्चर और आपकी जहाँ पे फर्केशन का एरिया है वहाँ तक सारा वर्टिकली फ्रैक्चर हो गया। अब एक उसका आप समझे मीजियल साइड पे पोर्शन बन गया, एक उसका डिस्टल साइड पे पोर्शन बन गया, दो सेपरेट आप कहें कि उस दांत के हिस्से बन गए हैं, तो इसको आप कहेंगे कि ये स्प्लिट टूथ हो गया है। और फाइनली फिर वर्टिकल रूट फ्रैक्चर्स हैं। तो वर्टिकल जो रूट फ्रैक्चर्स हैं वो यूजुअली आपकी ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से होते हैं, जब आप आरसीटी कर रहे होते हैं। तो जब आप एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं और ज़्यादा देर तक लगाते हैं तो उसमें यूजुअली आपके जो टूथ होता है उसकी रूट के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सिंपल टर्मिनोलॉजीज थी कुछ। उसके बाद वो जनरल जो है वो डायग्नोसिस और उसकी तरीका बता देता है। तो सबसे पहले वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन का कहता है, उसमें आपने उसके ऊपर पैल्पेशन भी कर लेनी है, परकशन भी कर लेनी है और सारा कुछ करना है। उसके बाद जब आपने पल्प वाइटैलिटी टेस्ट करने हैं तो उसमें वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता देता है कि जो आपके पल्प सेंसिबिलिटी टेस्ट होते हैं, जैसे आपके हीट टेस्ट हैं, कोल्ड टेस्ट है और ईपीटी वगैरह हैं, जिसने नर्व्स को चेक करना होता है, तो वो यूजुअली आपके इनिशियली नेगेटिव आते हैं, फॉल्स नेगेटिव्स आते हैं, क्योंकि आपकी जो नर्व्स हैं वो सेंसिटाइज स्टन्ड हुई होती हैं बेसिकली, और आप कह लें वक्ती तौर पर डैमेज हुई होती हैं। तो अगर आपने स्पेसिफिक टेस्ट करना है वाइटैलिटी के लिए तो उसके लिए आप बेहतर है कि जो पल्प वेस्कुलैरिटी टेस्ट हैं वो कर लें। अदरवाइज़ अगर आप सेंसिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें फॉल्स नेगेटिव्स आएंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें सिर्फ ये है कि आपने पता करना होता है कि पल्प जो है वो वाइटल है या नहीं, और अगर वाइटल है तो आपने उसको ऐसा प्रोसीजर करना है उस टूथ के ऊपर कि उसकी वाइटैलिटी मेंटेन रहे, और अगर वो वाइटल नहीं रहा तो आपने ऐसा प्रोसीजर करना है कि उससे जो आगे डिजीज़ है वो प्रोग्रेस ना करे। बेसिकली ये आपका जो है वो गोल होगा। और फिर आपके रेडियोग्राफ्स आ जाते हैं। रेडियोग्राफ्स बेसिकली वो कहता है कि एक रेडियोग्राफ नहीं करना आपने, आपने डिफरेंट एंगुलेशंस पे 2 या 3 रेडियोग्राफ्स करने हैं। अब उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपने सेंट्रल इंसाइजर लोअर के ऊपर पेरीएपिकल एक्सरे किया है, तो अगर तो आपका जो फ्रैक्चर है वो मीजियोडिस्टल है तो ऑब्वियसली उस पर आपको नज़र आ जाएगा, या अगर आपका इंसाइजो जिंजाइवली है फ्रैक्चर लाइन तो भी नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी फेशियोलिंगुअल जा रही है तो जो पेरीएपिकल एक्सरे है उसके ऊपर आपको वो फ्रैक्चर लाइन नज़र नहीं आएगी। इसीलिए इसके साथ आप इसके 90 डिग्री पे जो ओक्लूजल व्यू होता है वो कर लें। तो ओक्लूजल व्यू का फ़ायदा ये होगा कि जो फेशियोलिंगुअल आपका फ्रैक्चर लाइन है वो अगर प्रेजेंट है तो वो उसमें नज़र आ जाएगी, जबकि इस ओक्लूजल व्यू के ऊपर आपको इंसाइजो जिंजाइवल लाइन नज़र नहीं आएगी, वो आपको पेरीएपिकल पे नज़र आ जाएगी। और इसी तरह आप एक इन दोनों के भी एंगल पे एक एक्सरे ले लें जो कि दांत के मीजियली या डिस्टली से लिया जा सकता है। तो ये तीनों जब एंगुलेशंस आपके पास आ जाएंगी तो
कोई ऐसी फ्रैक्चर लाइन बचेगी नहीं जो तीनों पे से किसी एक पे नज़र ना आ जाए। तो ये इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस है कि आपने एक एक्सरे पे रिलाई नहीं करना, क्योंकि वो आपको पॉसिबल है कि जो फ्रैक्चर लाइन है वो उस एक्सरे पे नज़र ना आ रही हो और डिफरेंट एंगुलेशन वाले एक्सरे पे नज़र आ जाए। फिर उसने जो ट्रॉमेटिक इंजरीज है उसकी क्लासिफिकेशन बताई हुई है। तो उसमें से आपकी दो इंपॉर्टेंट है, एक एलिसन डेवी वाली और एक एंडरसन वाली। तो आपको ये ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अब उसमें थोड़ा सा रट्टा भी है, लेकिन थोड़ी सी उसमें जो है वो सीक्वेंस भी है, तो वो मिला के आप उसको याद कर सकते हैं। तो जो एलिस है उसकी क्लास 1 ये है कि सिर्फ इनेमल इन्वॉल्व होगा, क्राउन पे फ्रैक्चर या ट्रॉमा होगा और सिर्फ इनेमल का फ्रैक्चर होगा। तो जिस तरह आउटर से इनर साइड पे टूथ के स्ट्रक्चर्स आएंगे उस तरह वो इन्वॉल्वमेंट होती जाएगी। तो जब क्लास 2 आएगा तो उसमें इनेमल और डेंटिन इन्वॉल्व होंगे, पल्प इन्वॉल्व नहीं होगी। क्लास 3 के अंदर आपके तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी ये क्राउन की पोर्शन तक आपका इंजरी हो रही है और क्लास 3 के अंदर आपका इनेमल, डेंटिन और पल्प तीनों इन्वॉल्व हैं। क्लास 4 के अंदर पल्प का फ़र्ज़ करें कि इन्वॉल्वमेंट के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो नेक्रोज्ड हो जाएगा। तो क्लास 4 के अंदर आपका जो होगा वो नॉन वाइटल है, जो आपकी प्रेजेंस, जो आपकी मतलब सिम्टम होगा वो नॉन वाइटल है बेसिकली। फिर जो क्लास 5 है उसमें आपका एवल्जन हो जाएगी। एवल्जन का मतलब बेसिकली दांत जो आपका है वो टूथ सॉकेट से बाहर आ गया है, तो क्लास 5 में एवल्जन हो जाएगी। फिर क्लास 6 से आपकी जो है रूट इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होगी। क्लास 6 में बेसिकली आपका रूट फ्रैक्चर है, लेकिन वो इस तरह है कि क्राउन को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ रूट फ्रैक्चर हुई है। और क्लास 7 में यह है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टूथ हो गई है विदाउट फ्रैक्चर ऑफ द क्राउन, यानी ट्रॉमा की वजह से दांत का कोई हिस्सा टूटा नहीं है, लेकिन दांत एज इट्स इन इट सेल्फ अपने सॉकेट से डिस्प्लेस हो गया। अब वो डिस्प्लेसमेंट इंट्रूजन की फॉर्म में भी हो सकती है, एक्सट्रूजन की फॉर्म में भी हो सकती है, लैटरली भी हो सकती है, किसी भी मतलब डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो गया है, लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुआ। फिर जो क्लास 8 है वो है कि लॉस ऑफ क्राउन एंड मास, यानी इस तरह का फ्रैक्चर हुआ है कि ऊपर से क्राउन सारा जो है आपका फ्रैक्चर होकर टूट गया है, जबकि रूट जो है वो अपने सॉकेट के अंदर पड़ी हुई है। और लास्टली जो क्लास 9 है वो उसमें है कि आपके डिसीजुअस टीथ का ट्रॉमा हुआ। और फिर एंडरसन की क्लासिफिकेशन आ जाती है। एंडरसन ने भी बेसिकली ट्रेंड यही फॉलो किया हुआ है, लेकिन वो थोड़ी सी इससे ज़्यादा डिटेल के अंदर है। तो सबसे पहले आपका इनेमल इन्फ्रैक्शन है। इनेमल इन्फ्रैक्शन बेसिकली इनेमल का फ्रैक्चर है जिसमें इनेमल का मतलब टूथ लॉस नहीं हो रहा, यानी कोई पार्ट चिप ऑफ हो गए, गिर नहीं गया, लेकिन इनेमल में एक फ्रैक्चर हो गया है। और फिर उसके बाद आ जाता है अनकॉम्प्लिकेटेड क्राउन फ्रैक्चर। अब अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब यह है कि पल्प इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और जहाँ वो कॉम्प्लिकेटेड कह देगा उसका मतलब है कि वो पल्प इन्वॉल्व हो गया है। अनकॉम्प्लिकेटेड में पल्प इन्वॉल्व नहीं हो रहा, कॉम्प्लिकेटेड के अंदर पल्प इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अनकॉम्प्लिकेटेड की दो टाइप्स हैं, एक में सिर्फ इनेमल का फ्रैक्चर हो रहा है और एक में इनेमल और डेंटिन दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। जबकि कॉम्प्लिकेटेड के अंदर आपका ये आ जाएगा कि इनेमल, डेंटिन और पल्प तीनों एक्सपोज हो जाएंगे और तीनों इन्वॉल्व होंगे। तो यही एलिस के भी फर्स्ट 3 स्टेप्स थे और यही इसके भी फर्स्ट 3 हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका कि फिर क्राउन रूट फ्रैक्चर इकट्ठा है अब आपका। तो उसमें भी यही चीज़ है कि वो अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, यानी उसमें पल्प इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आपका जो इनेमल है वो इन्वॉल्व होगा, डेंटिन जो है वो दोनों पार्ट्स की, यानी क्राउन के अंडर जो क्राउनल डेंटिन है वो भी इन्वॉल्व होगी और जो आपके रूट के अंदर रेडिकुलर डेंटिन है वो भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन आपका जो पल्प है वो एक्सपोज नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर रेडिकुलर डेंटिन इन्वॉल्व हो रही है तो सीमेंटम भी एक्सपोज होगी। और फिर कॉम्प्लिकेटेड क्राउन रूट फ्रैक्चर है तो इन सारी चीज़ों के साथ आपका पल्प भी एक्सपोज हो गया उसके अंदर, और उसके अंदर फिर फाइनली आपका रूट फ्रैक्चर अलग से भी आया हुआ है, यानी पहले आपके क्राउन के फ्रैक्चर्स हैं, फिर क्राउन रूट फ्रैक्चर्स हैं और फिर रूट फ्रैक्चर्स हैं। तो उसमें यह है कि आपका सीमेंटम, रेडिकुलर डेंटिन और पल्प इन्वॉल्व होगा तो रूट फ्रैक्चर वो सेपरेटली कहलाएगा। और फिर इसमें लग्जेशन इंजरीज आ जाती हैं, जो आपकी एलिस क्लासिफिकेशन में क्लास 7 थी जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टूथ से लिखा हुआ था, तो एंडरसन ने उसको फर्दर डिटेल में आगे सब क्लासीफाई किया हुआ है। तो लग्जेशन इंजरीज में सबसे पहले आपकी कंकशन आ जाती है। कंकशन में यह है कि आपके जो टूथ के ऊपर ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से जो उसके टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इंजरी हुई है। बेसिकली आप समझो कि PDL की इंजरी हुई है, जिसकी वजह से
जो टूथ है वो टेंडर टू परकशन हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई एबनॉर्मल लूजनिंग यानी वो मोबाइल नहीं होगा और उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, वो अपनी जगह पे प्रेजेंट रहेगा। सिर्फ उसमें जो सिम्टम होगा वो टेंडर टू परकशननेस होगी। ओके, जो सेकंड है वो फिर सबलक्सेशन है या लूजनिंग है। तो इंजरी इसमें भी टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की है यानी पीडीएल स्ट्रक्चर्स की होगी, लेकिन इसके अंदर एबनॉर्मल लूजनिंग हो जाएगी। यानी इसके अंदर इस तरह के मतलब आप समझें कि ट्रॉमा के बाद आपका टूथ मोबाइल हो गया है, तो लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पड़ा हुआ है, डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो आप कहेंगे कि ये सबलक्सेशन टाइप ऑफ इंजरी थी। और फिर थर्ड है कि आपकी एक्सट्रूसिव लक्सेशन हुई है, यानी अब आपका जो टूथ है वो डिस्प्लेस हो गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं पड़ा हुआ और सॉकेट से बाहर को आ गया है, और इसी वजह से इसको पार्शियल एवल्जन भी कहते हैं। एवल्जन आपकी होगी कि वो टोटली आपके सॉकेट से बाहर आ गया, जबकि जो एक्सट्रूसिव लक्सेशन होगी वो पार्शली आपका थोड़ा सा आपके सॉकेट से बाहर की तरफ आ गया है। इसी तरह आपकी लैटरल लक्सेशन है। लैटरल लक्सेशन बेसिकली आपकी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है एक्सेप्ट फॉर एक्सियल। एक्सियल का मतलब है कि इंसाइजो जिंजाइवल या क्लूजो जिंजाइवल डायरेक्शन, तो वो अगर आपकी बाहर की तरफ होगी तो एक्सट्रूसिव होगी, और यानी जिंजाइवल या एपिकल साइड पे होगी तो वो इंट्रूसिव लक्सेशन होगी। उसके अलावा फेशियल, लिंगुअल, मीजियल, डिस्टल, जिस भी डायरेक्शन में आपका टूथ डिस्प्लेस होता है तो उसको आप कहेंगे कि ये लैटरल लक्सेशन है। और यूजुअली इस तरह की लक्सेशन के साथ आपका जो सॉकेट है, एल्वियोलर सॉकेट, वो भी फ्रैक्चर हो जाता है। और फिर इंट्रूसिव लक्सेशन है, यानी कि आपका जो टूथ है वो एल्वियोलर बोन की तरफ को यानी अंदर की तरफ को ज़्यादा चला गया है, और इस जो आपकी टाइप ऑफ इंजरी है इसके साथ भी आपका जो सॉकेट है वो अक्सर फ्रैक्चर हो जाता है। और फाइनली आपकी एवल्जन है, यानी आपका टूथ टोटली आपके सॉकेट से बाहर आ गया है, इसको एक्स आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। तो ये सारी आपकी टीथ की इंजरीज थी जो एंडरसन ने बताई थी। आगे उसने सॉफ्ट टिश्यूज़ और बोनी इंजरीज बताई हुई हैं। तो सॉफ्ट टिश्यूज़ में बेसिकली 3 तरह की इंजरीज हैं। पहली लेसरेशन है। लेसरेशन बेसिकली आपकी शार्प ऑब्जेक्ट से होती है, जिससे आपका एक डीप कट बन जाता है। वो आपके जिंजवा के ऊपर भी हो सकता है और म्यूकोजा के ऊपर भी हो सकता है। अगर मतलब बेसिकली शार्प कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई चीज़ होगी जो आपके टिश्यूज़ के अंदर चली जाएगी और उनको कट कर देगी, तो बेसिकली आपका वो शैलो भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें यह है कि टीयर जो प्रोड्यूस होगा वो शार्प इंस्ट्रूमेंट से होगा। फिर दूसरी जो चीज़ है वो कंट्यूजन है। कंट्यूजन में ये होता है कि एक ब्लंट ऑब्जेक्ट आपको लगे और ऊपर से आपके सारे स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट रहें, लेकिन जो नीचे आप समझें जो आपकी कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो आपकी टीयर हो जाएंगी, या और वहाँ पे आपका सब म्यूकोजल हेमरेज होगी, जिसकी वजह से आप समझे सूजन हो जाएगी वहाँ। तो उसकी एग्जांपल अगर वैसे समझने के लिए तो फ़र्ज़ कर लें आपके मुंह पे क्रिकेट की बॉल लग गई है खेलते हुए, तो वहाँ पे आपका थोड़ी देर के लिए सूज जाएगा वो, तो वो बेसिकली आपकी कंट्यूजन होगी, एक ब्लंट ऑब्जेक्ट लगा। और थर्ड एब्रेजन है। एब्रेजन बेसिकली आपकी रगड़ की वजह से जो है वो सुपरफिशियल जो आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, और वो आपके ऑब्वियसली जिंजिवा पे भी हो सकता है और म्यूकोजा पे भी हो सकता है। यानी आप समझें कि आपका जिंजिवा या म्यूकोजा और उसके ऊपर किसी हार्ड सरफेस के रगड़ लगने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से जो इंजरी होगी वो आपकी एब्रेजन होगी। और फिर आपकी जो बोनी इंजरीज हैं वो आ जाती हैं, उसकी भी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट, अच्छा उसमें ये याद रख लें कि जो मैंडिबल और मैक्सिला है उसमें एक आपका बॉर्डर होता है, जिस तरह मैंडिबल में लोअर होता है मैक्सिला में अपर होगा, और जो जिस एरिया में आपके दांत प्रेजेंट होते हैं दोनों में, उसको आप एल्वियोलर प्रोसेस कहते हैं दोनों का। यानी अपर में होगा कि जहाँ पे मैक्सिला के दांत लगे हुए हैं वो एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला होगा, और लोअर में एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैंडिबल होगा। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्चर है उसमें आपका सिर्फ एल्वियोलर सॉकेट जो है जिसके अंदर आपका दांत प्रेजेंट है उसकी वॉल जो है वो फ्रैक्चर हो जाएगी। और जो सेकंड है उसमें आपका एल्वियोलर जो प्रोसेस है उसका फ्रैक्चर होगा, यानी वो सारी बोन, वो पार्ट ऑफ मैक्सिला और मैंडिबल जिसमें आपके टीथ प्रेजेंट हैं वो आपका फ्रैक्चर होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपकी जो एल्वियोलर सॉकेट की वॉल है वो भी फ्रैक्चर हो, लेकिन हो भी सकती है, यानी मे और मे नॉट, वो इन्वॉल्व हो भी सकती है, वो नहीं भी हो सकती। और थर्ड ये है कि आपका जो बॉर्डर होगा वो भी इन्वॉल्व होगा, यानी आप समझे मैंडिबल में लोअर बॉर्डर से लेके एल्वियोलर प्रोसेस तक आपका फ्रैक्चर जाएगा। अब ये फ्रैक्चर एक्सटेंड करके आपका
सॉकेट वॉल तक भी जा सकता है या सिर्फ एल्वियोलर प्रोसेस तक भी रहेगा। लेकिन अगर बॉर्डर को इन्वॉल्व कर लेगा तो उसको आप कहेंगे कि ये फ्रैक्चर ऑफ द मैंडिबल या मैक्सिला है। तो 3 तरह के ये फ्रैक्चर्स हैं इसके अंदर।